Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher from Real Scholar School System. This lecture is for class 10th, chapter number 14, topic 14.9. Student, you have studied your Ohm's law in which you have discussed a new device that is a resistor. Today we will discuss the combinations of that resistor. हम रेजिस्टर्स के कम्बिनेशंस की बात करेंगे। कम्बिनेशन मतलब जैसे हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था कि हम कोई भी 2 या 3 कैपेसिटर्स को सीरीज़ या पैरेलल कम्बिनेशन में कंबाइन करके सर्किट में लगा सकते हैं ऑन रिक्वायरमेंट। इसी तरह आज हम रेजिस्टर्स के कम्बिनेशन को पढ़ेंगे कि किस तरह हम रेजिस्टर्स को भी किसी तरह के कम्बिनेशन में सर्किट्स में लगा सकते हैं। तो 2 तरह के कम्बिनेशन हमने देखे थे कैपेसिटर्स में भी, सीरीज़ कम्बिनेशन, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन। और सीरीज़ कम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जिनमें कैपेसिटर्स तो इसी तरह या रेजिस्टर्स साइड टू साइड ज्वाइन होंगे, यानी एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, कि एक रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर के साथ किसी एक पॉइंट से अटैच होगा, बट दूसरा पॉइंट दोनों रेजिस्टर्स का क्या होगा, ओपन होगा या किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा किसी भी सर्किट में। लेकिन अगर वही रेजिस्टर, दोनों रेजिस्टर्स बोथ एंड्स उनके आपस में ज्वाइन हो कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब है ये दोनों किस कम्बिनेशन में है, पैरेलल कम्बिनेशन में, क्योंकि इस रेजिस्टर का और इस रेजिस्टर का ये वाला टर्मिनल भी आपस में जुड़ा है और ये वाला टर्मिनल भी आपस में जुड़ा है। तो इसका मतलब ये दोनों इस टाइम पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले आज हमने सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्कस करना है, जिसके लिए हमारे पास आपकी बुक में 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं। इसको हम यहाँ देखते हैं। ये 3 रेजिस्टर्स हमने लिए हैं जिनको सीरीज़ में ज्वाइन किया है हमने, R1, R2 और R3। अब हम ये देखेंगे कि इन रेजिस्टर्स को जब सर्किट में इकट्ठा सीरीज़ में लगाया जाए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके अक्रॉस वोल्टेजेस किस तरह अपीयर होती हैं, मतलब डिवाइड होती है या नहीं, और करंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से करंट जो है इसमें सर्किट में फ़्लो करता है इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो सबसे पहले हमें ये नज़र आ रहा है कि तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो एंड टू एंड ज्वाइन हैं, तो ये सीरीज़ में है। करंट को एक ही पाथ मिला हुआ है फ़्लो करने के लिए थ्रू द सर्किट। ये देखें, कहीं पे भी कोई डिवीज़न नहीं हो रही, करंट के लिए एक ही रास्ता है। तो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट सेम ही होगा, जो कि होगा आई, जो बैटरी से आ रहा है। तो पूरा का पूरा करंट तीनों रेजिस्टर्स से गुजरेगा। तो अगर आपको ये बात मालूम है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो आपके पास पोटेंशियल होता है, यानी जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वोल्टेज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है V, ठीक है, क्योंकि बैटरी उसको V वोल्ट्स दे रही है सर्किट को। तो इन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगी वो V ही होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक V पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट चूंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट डिवाइसेस लगी हैं यहाँ से यहाँ तक के लेंथ पे, तो जो वोल्टेज होगी टोटल वो तीनों के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगी, बट इन तीनों का सम जो है वो इस V के बराबर होगा। तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो रही है बट करंट जो है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं इस सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। तो यहाँ पे हमने जैसे कैपेसिटर में हमने वो चीज़ कंसिडर की थी जो डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे भी हम वोल्टेज यानी जो डिवाइड हो रही है उस चीज़ को कंसिडर करके अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। हम क्या करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स का। तो वोल्टेज डिवाइड हो रही है तीनों के अक्रॉस V1 + V2 V3, हमने इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद आप देखें कि जो वोल्टेज है टोटल वो ओहम्स लॉ के मुताबिक
ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू आई आर के मुताबिक अगर मैं यहाँ पे टोटल वोल्टेज के लिए लिखूँगा तो मैं लिखूँगा I इंटू आर इक्वलेंट, बिकॉज टोटल करंट जो गुजर रहा है यहाँ से उसके लिए रास्ते में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, जो पोटेंशियल V वोल्टेज के लिए है पूरा का पूरा आर इक्वलेंट यानी जो तीनों रेजिस्टर्स हैं। और हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 V2 V3 वो किसके बराबर होगी, V1 विल बी इक्वल टू I1 R1, V2 विल बी इक्वल टू I2 R2, यानी V1 जो वोल्टेज है आपके पास या पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इक्वल है रजिस्टर 1 मल्टीप्लाई बाय द करंट पासिंग थ्रू दैट रजिस्टर। तो वो कौन सा करंट होगा, I1, क्योंकि रजिस्टर 1 है, और R1 हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 बन जाएगा V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक। इसी तरह V2 विल बी इक्वल टू I2 R2 और V3 विल बी इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर R3 एंड R3 इटसेल्फ। बट यहाँ पे आपको एक बात मालूम है कि सीरीज़ के अंदर आपका जो करंट है वो सेम रहता है। तो I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I3, तो हम I1 I2 I3 की जगह I लिख सकते हैं। हम इसी फार्मूला में अपने I1 I2 I3 की जगह भी I पुट कर देंगे, I और I। बाकी R1 R2 R3 तो डिफरेंट है, वो तो वही रहेंगे। तो यहाँ से दोनों साइड से I, अच्छा इधर हम I कॉमन लें तो दोनों साइड से I और I कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो रजिस्टर जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास वो क्या आती है, वो तीनों रजिस्टर ऑल द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन द सीरीज़ का सम के बराबर आती है। यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिली कि आर इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज जॉइंट इन द कम्बिनेशन। ठीक है, और दूसरी कंक्लूजन हमें यहाँ से क्या मिली कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा किसी भी सर्किट का, किसी भी कम्बिनेशन का सीरीज़ कम्बिनेशन में, वो क्या होगा, वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा डेफिनेटली। यानी R1 विल बी इक्वल टू R equivalent will be greater than R1, R equivalent will be greater than R2 and R equivalent will be greater than any resistance in the combination। और अगर हम इसी तरह R equivalent resistance लिखें n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, R equivalent इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डॉट 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 Rn। ठीक है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास बुक में एग्जांपल है पेज 101 पे, एग्जांपल 14.4। अब इसको हम देखते हैं। इसमें कहा यह गया है आपके पास 3 नहीं बल्कि आपको 2 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, 6 किलो ओहम्स और 4 किलो ओहम्स के, और कितनी वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी इनके अक्रॉस ज्वाइन की गई है। यहाँ से आपने फाइंड क्या करना है, आर इक्विवेलेंट करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर यानी I1 I2 I3 और वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर यानी V1 V2 एंड V3। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जब सर्किट आप बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, सीरीज़ कम्बिनेशन में R1 और R2 सीरीज़ में लगाएं, वोल्टेज आपने 10 वोल्ट दी बैटरी से, और यहाँ से करंट फ्लो हुआ I। ठीक है, आपने फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो ए पार्ट में आर इक्विवेलेंट किस तरह फाइंड होगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल द सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R1 एंड R2 आर गिवन 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट्स। आप इनको ऐड करें तो 6 किलो ओहम्स एंड 4 किलो ओहम्स, आप इनको ऐड करें तो आपके पास कितना रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट किलो ओहम्स। इसके बाद बी पार्ट में आपने करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालना। तो आपको ये बात पता है करंट सेम होता है, I1 I2 I3 सब I के ही बराबर होंगे। तो अगर आप यूं करें, टोटल वोल्टेज जो आपको बैटरी दे रही है उसी से निकलने वाला टोटल करंट वो किस तरह इक्वल होंगे आपस में, V इज इक्वल टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट, जो कि कितना है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर I निकालना चाहते हैं तो आप I को इधर ही रहने दें और आर इक्विवेलेंट को उसके नीचे वोल्टेज के नीचे ले जाके इधर ले जाके डिवाइड कर दें। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज आपको गिवन थी 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट आपने फाइंड किया 10 किलो ओहम्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब आप
वोल्ट्स और ओम्स लेंगे तो वो एम्पेयर्स बन जाएगा, और किलो जो नीचे वाला आपके पास मौजूद है वो किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, बिकॉज किलो किसके बराबर होता है 10⁻³ के, और मिली किसके बराबर होता है 10⁻³ के। तो जब नीचे से किलो ऊपर जाएगा 10⁻³ तो ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख लेंगे, मिली। तो ये आपके पास 1 मिली एम्पेयर जो है वो करंट आ गया अक्रॉस ईच रजिस्टर। वही I1 जो है वो ये गलती से मेरे ख्याल में लिख दिया है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। I1 = I2 = I आएगा सिर्फ, क्योंकि दो ही रजिस्टर्स हैं हमारे पास। तो जो करंट R1 से गुजरेगा वही करंट आपके पास R2 से भी गुजरेगा, क्योंकि पाथ एक ही है, ठीक है, 1 मिली एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर। इसके बाद सीरीज़ कम्बिनेशन में आपने वोल्टेजेस फाइंड करनी थी सी पार्ट में। वोल्टेजेस चूँकि डिवाइड होंगी, आपको ये बात पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप, V1 विल बी इक्वल टू I1 R1। अब I1 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वही I है जो I1 है, जो I है वही I1 है। और इसी तरह V2 विल बी इक्वल टू I2 × R2, बट I2 की जगह भी I ही आएगा। बट यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यूज़ पुट करें बस, 1 मिली एम्पेयर इंटू R1 6 किलो ओम्स। किलो और मिली आपस में कट जाएंगे, 10⁻³ और -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1 × 6 एम्पेयर्स इंटू ओम्स। एम्पेयर्स इंटू ओम्स आपके पास वोल्टेज होती है, तो आपके पास 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा पहले रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। इसी तरह दूसरे रजिस्टर ड्रॉप आपके पास 4 वोल्ट्स आ जाएगी। अब इसको सर्किट बनाऊँ तो कैसे होगा। सर्किट में आपने 10 वोल्ट्स की बैटरी ली, उसके साथ दो रजिस्टर सीरीज़ में लगाए, 6 किलो ओम्स और 4 किलो ओम्स, और दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स आपने फाइंड किए 6 वोल्ट्स 4 वोल्ट्स, और करंट आपने फाइंड किया 1 मिली एम्पेयर। अब इसी सर्किट और इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा। यहाँ पे आप देखें, आपने दोनों R1 R2 की जगह क्या लगा दिया, एक ही इक्विवेलेंट सर्किट लगा दिया, बट उसकी वैल्यू 10 किलो ओम्स है। पास करने वाला करंट 1 मिली एम्पेयर ही है और वोल्टेज 10 वोल्ट्स ही है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी नज़र आएगी कि टोटल वोल्टेज जो रजिस्टर्स के क्रॉस ड्रॉप हो रही है वो कितनी है। यहाँ से पैरेलल कम्बिनेशन में आप देख लें 10 वोल्ट्स ही है, तो यहाँ पे भी कितनी है 10 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों रजिस्टर्स का जो सम है वोल्टेजेस का वो कितना होना चाहिए 10 वोल्ट्स। तो यहाँ से आप देख सकते आया है और दूसरे के क्रॉस 4 वोल्ट, तो दोनों को मिलाओ तो 10 वोल्ट्स बनता है, जो कि बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो दोनों का सम जो है वो बराबर है। तो यहाँ तक आज का जो है वो टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक होगा पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा एक नज़र पहले से, काफ़ी हद तक आप आइडिया। और बाकी ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।